मेरा नाम दिव्या है, मेरी उम्र 16 साल है। मेरी माँ नहीं थी, सिर्फ पापा थे। मेरी मौसी ही मेरी ताई थी, क्योंकि मेरे ताऊ जी से मेरी मौसी की शादी हुई थी। हम लोग एक ही घर में रहते थे। मैं बहुत समझदार लड़की थी, इसलिए 16 साल की उम्र में ही मैंने इंटर की परीक्षा पास कर ली थी। मेरे पापा मुझे आगे पढ़ाना चाहते थे, जबकि मेरे ताऊ ना जाने क्या क्या कहते थे। इसको आगे पढ़ाने की क्या जरूरत है? सारी दौलत इसको पढ़ाने में ही खर्च हो जाएगी। लेकिन मेरे पापा कहते थे कि मेरी एक ही तो बेटी है, मैं उस पर अपनी सारी दौलत लुटा दूंगा। दरअसल सारी दौलत तो मेरे पापा की ही थी। ताऊ जी को तो बस उन्होंने घर में रखा हुआ था। पर एक दिन अचानक मेरे पापा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। मैं उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, पर ताऊ जी ने कहा कि उनको थोड़ी सी चीनी और नमक का पानी पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। मेरे पापा का ब्लड प्रेशर हाई था, वो दिल के भी मरीज थे। नमक और चीनी उनके लिए जहर का काम कर गया और वो इस दुनिया से चले गए, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ गया था। मुझे यकीन था कि ताऊ जी ने ये जानबूझकर किया है। मेरे पापा इस दुनिया से जा चुके थे और 13 दिन बाद ही वह लोग अब मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ करवाने की सोच रहे थे, जो नशा करता था और वह किसी और लड़की को पसंद करता था, जो कि उसको मिली नहीं तो उसने दारू पीना शुरू कर दिया था। मुझे ये बात किसी के जरिए पता लग गई थी। जब मैंने शादी के लिए मना किया तो ताऊ जी ने मुझे बहुत मारा और कहा कि शादी नहीं करेगी तो इस घर में नौकरानी बनकर रहेगी। वह लोग जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहती थी। कल रात मैंने ताऊ जी और मौसी जी को बात करते सुन लिया था। वह कह रहे थे कि अंगूठा लगवा लेंगे इससे। ये कहकर हंस रहे थे और कह रहे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर सारी दौलत हमारी हो जाएगी। आज मेरी शादी का दिन था। जब सब लोग बारात के स्वागत में बिजी थे तो मैं मौका देखकर वहां से भाग गई। भागते भागते ना जाने मैं कहाँ जा रही थी। ना मैंने और देखा, ना छोड़ और भागते गई। मेरी आंखों में आंसू थे। तभी मैं एक गाड़ी से टकरा गई, लेकिन गाड़ी वाले ने सही वक्त पर गाड़ी रोक ली थी। मुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, पर मैं घबराहट के कारण बेहोश हो गई थी। होश आया तो एक औरत खड़ी थी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। चमकीले कपड़े पहने हुए थे, ऐसा लगता था वो किसी और देश से आई है। मैं उठने लगी तो उसने कहा कि उठो नहीं, तुम्हें थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने कहा, आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मेरी गाड़ी से ही तुम टकराई थी, लेकिन मैं तुम्हें उठाकर अपने घर ले आई हूँ। उसने पूछा कि तुम आधी रात को सड़क पर क्या कर रही थी? मैंने उसको सारी कहानी बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस औरत ने कहा कि मजबूर और बेसहारा लोगों के लिए मेरा दिल बहुत धड़कता है, और ऐसे लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तुम इस घर में ही रहोगी, बदले में बेशक तुम इस घर के थोड़े बहुत काम कर देना, जैसे कि खाना पकाना। इस तरह तुम्हें भी कोई समस्या नहीं होगी। मेरे लिए तो वो औरत मेरी सारी समस्याओं का हल बन गई थी। मैंने फौरन हाँ कर दी। मैं 2 दिन में ठीक हो गई और उठकर किचन में खाना बनाने के लिए गई तो मैंने देखा कि वह घर तो नौकरों से भरा हुआ था। किचन में खाना बनाने वाली पहले से ही थी, जिसकी एक टांग नहीं थी और बूढ़ी थी और टेबल पर बैठी हुई थी, सब्जी वगैरह बनाया करती थी। उम्र में काफी बड़ी थी। उसने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे बेटी कहा। बाहर चौकीदार भी था जो काफी उम्र का था, वह अभी तक काम कर रहा था। इसी तरह माली था जो बाहर लगे हुए पौधों का ख्याल रख रहा था। वहां कुल मिलाकर 8 लोग थे और 9वीं में मैं थी। लेकिन इस घर में तो सिर्फ एक ही औरत रहती थी, यानी इस घर में घर वालों से ज्यादा नौकर रहते थे। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आई हो, तो मैंने उनको भी अपनी कहानी सुनाई। फिर आखिर में मैंने ये कहा कि मालकिन बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी। इस बात पर वह चुप हो गए। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ वो बहुत अच्छी हैं।
जबकि उनको देखकर ऐसा लगता था कि उनको और कहीं भी काम मिलने वाला नहीं था। फिर भी वह सब इस घर में काम कर रहे थे और खाते थे। लेकिन उनकी जुबान से मालकिन के लिए एक भी शब्द अच्छा नहीं निकला था। 1-2 हफ्ते में ही ये बात समझ में आ गई थी कि वह अपनी मालकिन से नफरत करती थी। जैसे कि वो खाना बनाने वाली बेचारी, उसकी तो एक टांग भी नहीं थी, फिर उसको कहाँ काम मिलता। उसी तरह वह चौकीदार भी, जो इतना बूढ़ा हो गया था, वह किसी चोर को आने से कैसे रोक सकता था। लेकिन वह चौकीदारी कर रहा था और मालकिन ने उसको काम पर रखा हुआ था। और सफाई करने वाले नौकर, जो आपस में भाई थे, उसमें से एक को इतनी सख्त बीमारी थी और दूसरा बहुत ज्यादा कमजोर था। उन दोनों भाइयों की हालत बहुत बुरी थी। सिर्फ एक वह सामान लाने वाला लड़का ही थोड़ा बहुत ठीक था। लेकिन उसके बारे में पता चला कि उसके दिल में भी सुराग है और उसका एक हाथ भी नहीं था। सारे लोग तो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। उनको चुपचाप यहाँ पर काम करना चाहिए था और मालकिन का धन्यवाद करना चाहिए था। आज जैसे ही शाम हुई तो मालकिन ने मुझे कहा कि चाय बना दो। मैं चाय बनाकर उनके कमरे में चली गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पाँव दबा दो। मैं खुशी खुशी उनके पाँव दबाने के लिए बैठ गई। जिसने आपके लिए इतना कुछ किया हो तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। बदले में कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं उनके लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती थी, मगर उनकी देखभाल करके ही उनका एहसान उतार सकती थी। इसलिए मैंने उनको ये बात कह दी कि आपके सारे नौकर बड़े ही एहसान फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा कि वो लोग आपकी कभी कोई तारीफ नहीं करते, जबकि आपने उनको काम पर रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि अच्छा तो ऐसा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो वह चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम नई नई हो ना, इसलिए ऐसा सोच रही हो। जब तुम्हारे सर पर पड़ेगी तब पता चलेगा। मुझे उनके चेहरे से लगा कि मालकिन किसी सोच में पड़ गई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चली जाओ और जाकर आराम करो। मैं अपने कमरे में चली गई। यहाँ पर रहने के लिए सबको अलग अलग कमरे मिले हुए थे। ये भी कोई छोटी बात नहीं थी। मालकिन मुझे सैलरी देने की भी बात कर रही थी। मालकिन बहुत अच्छी थी। मैंने कहा कि मुझे सैलरी की कोई ज़रूरत नहीं है, पर मालकिन मुझे भी सैलरी दे रही थी और मेरे पैसे खर्च नहीं हो रहे थे। मैं उन पैसों को जमा कर रही थी। सुबह हुई तो मेरी आंख चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर खुली। मैं हैरान रह गई कि ये सब कुछ क्या है। आवाज़ें तो घर के अंदर से ही आ रही थी। घर के सारे लोग ही चीख चिल्ला रहे थे। जब मैं अंदर आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह सारे नौकर बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहे थे, अपनी कमर पर हाथ रखे धीरे धीरे बाहर जा रहे थे। और मालकिन के हाथ में एक हंटर था। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। जब मैंने उनको देखा तो मैं घबरा गई। कुछ देर बाद जब मालकिन बाहर निकल गई तो मैंने पूछा कि क्या हुआ तुम लोगों के साथ? तो उन लोगों में से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी वह नौकरानी, जिसकी एक टांग नहीं थी, वह मुझ पर चीख उठी। उसने कहा कि वही हुआ है हमारे साथ जो पहले से होता आ रहा है, लेकिन इस दफा तो तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। तुमने ही मालकिन से हमारी शिकायत लगाई थी ना, लेकिन तुम भी बचकर रहना। जिस दिन तुमसे कोई गलती हो गई तो तुम्हारे साथ भी यही करेगी। ये बात याद रखना, इस घर में गलती की कोई माफ़ी नहीं है। मैं हैरान रह गई। वो लोग पहले तो मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लेते थे, लेकिन अब तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी वजह से उन सब के साथ सब कुछ हुआ था और मैं हैरान इस बात पर थी कि मालकिन ने उनको इतनी बुरी तरह मारा था, बिना ये सोचे कि उनमें से कोई बीमार था तो कोई कमज़ोर था, कोई बहुत ज़्यादा ही उम्र का था। आज मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। मैं बाहर जाकर बैठ गई, तभी माली बाबा वहाँ पर आए। उनको भी मार पड़ी थी, लेकिन वो मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने कहा कि
बेटी तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं था कि यह औरत बहुत ही ज्यादा जालिम है। दरअसल मैं उसे औरत का ससुर हूँ और इस खानदान का मैं सबसे पुराना नौकर हूँ। इस औरत का नाम शकुंतला है। इसकी शादी मेरे एकमात्र बेटे से हुई थी। मेरा बेटा भी बहुत जालिम इंसान था जो इसी तरह उनको मारता था। उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी, शायद तुम्हारी जितनी थी। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से ही मेरा बेटा बहुत बीमार रहने लगा। मेरा बेटा 25 साल का जवान आदमी था, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन फिर वह इस दुनिया से चला गया। वह अपनी पत्नी के लिए बहुत ज्यादा दौलत छोड़ गया था। शकुंतला ने दोबारा किसी से शादी नहीं की, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा जालिम बन गई थी। मेरी बेटे के मरने के बाद उसने मुझे अपने घर का नौकर बना दिया। और तुम्हें पता है, इस घर को संभालने के लिए यह अच्छे से अच्छे नौकर रख सकती थी। जवान, खूबसूरत और पढ़े लिखे भी, लेकिन ये गरीब और मजदूर लोगों को ही लेकर आती, जो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, और यहाँ लाकर किसी के हाथ तो किसी पैर कटवा देती है और जवानी में उसे भीख मंगवाती है और उसके भीख के पैसे को खुद रख लेती है, बदले में उसे एक समय का खाना देती है। और तो और जो कम उम्र की लड़कियां रहती है उसे देह व्यापार कराती हैं। यह मानव तस्करी भी करती हैं। और बेटा, यह आज न कल तुम्हें भी बलि का बकरा जरूर बनाएगी। मैं खुद सुना है बेटा, 2-3 दिन बाद तुम्हारे ग्राहक आने वाले हैं। ये तुम्हें बहुत ही मोटे पैसों में बेच देगी। जो भी इसके खिलाफ बोलता है उसे हंटर से मारती है। मैं सोचने लगी, मुझे भी तो इसी तरह उठाकर लाई थी। मैं भी कहीं जा नहीं सकती, मेरे पास भी घर नहीं था। मैंने कहा कि माली बाबा, मैं क्या करूं? मेरे पास तो जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम उनके सामने किसी की कोई बात ना किया करो और कोशिश करो कि तुमसे कोई गलती ना हो, तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन कभी कभी मालकिन को पता नहीं क्या हो जाता है कि वह बिना वजह भी बहुत गुस्से में रहती हैं। मैं बहुत परेशान हो गई। ये तो वही बात हो गई कि मैं एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में चली आई हूँ। मैं भी बाकियों की तरह रहने लगी थी, बस सर झुकाकर अपना काम करती रहती थी। अगले दिन मालकिन हॉल में बैठी थी और मैं डस्टिंग कर रही थी। उनको देखकर अब ना जाने क्यों मुझे डर लगने लगा था। तभी मेरे हाथ से एक गमला छूट गया जो शायद बहुत ही ज्यादा महंगा था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ से कोई बम गिर गया हो और मैं उसके साथ मर जाऊंगी। मालकिन ने फौरन मेरी तरफ देखा तो एक पल वो चुप रही। उम्मीद थी कि वह कह देंगी चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरी पहली गलती थी। लेकिन फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे पागलों की तरह मारने लगी और चिल्लाने लगी, 2 टके की लड़की, तेरी इतनी जुर्रत की, तूने मेरे घर में नुकसान करना शुरू कर दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और मेरे साथ भी वही हुआ जो घर के बाकी नौकरों के साथ होता था। मैं बुरी तरह रोने लगी और मैंने आसमान की तरफ देखा कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। इससे अच्छा तो मैं अपने ताऊ के दोस्त के लड़के से शादी कर लेती। कम से कम मेरे साथ इतना जुल्म तो नहीं होता। मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। मैंने ठान लिया था कि मुझे इस जालिम औरत से छुटकारा पाना ही होगा। हम सभी नौकर साथ मिल गए और एक योजना बनाए। जो लड़का बाहर से सामान लेकर आता था, मैंने उससे कहा कि वह नींद की दवाई लेकर आए और मैं खाना बनाती थी। मैंने वह दवाई खाने में मिला दी। जब शकुंतला गहरी नींद में सो गई तो हमने उसे उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे से आवाज भी बाहर नहीं आती थी। हमने उसका मोबाइल भी ऑफ कर दिया और मैंने उसका कांटेक्ट लोगों को उसके नंबर से मैसेज कर दिया कि कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, किसी से बात नहीं हो पाएगी। मैंने स्टेटस भी लगा दिया था ताकि यह बात सबको पता चल जाए। जब उसकी आंख खुली तो वह कमरे में बिल्कुल अकेली थी। हमने उसको रुलाने के लिए 2 दिन तक कुछ नहीं दिया। तीसरे दिन हमने उसको सिर्फ पानी दिया और उसको कहा कि तुमने जो हमारे साथ किया है यह उसकी सजा है। तुम्हें क्या लगता है
ये जुल्म करती रहोगी और हम सब बर्दाश्त करते रहते। अब तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि तुम अब खाने और पानी के लिए हमारी मोहताज रहोगी। मालकिन ने चिल्लाकर कहा कि मुझे बाहर आने दो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। पर इंसान ये समझना भूल करता है कि जिंदगी सबसे जरूरी चीज होती है, पैसा दौलत नहीं। जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है पानी और खाना। हमने मालकिन को खाना देना कम कर दिया। अब वो एक गिलास पानी के लिए और एक आधी रोटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। जब वो अपने गुनाह कबूल कर चुकी तो उसके बाद हमने पुलिस को बुलाया। उसके बाद हम सब ने गवाही दी कि इसने हमें यहाँ पर कैद करके रखा था और हम पर जुल्म करती थी। उसके बाद हम सब ने मालकिन के घर से पैसे लिए और वह शहर छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता था कि वह पुलिस के चंगुल से जल्दी निकल जाएगी। सब लोग अपने अपने रास्ते निकल गए। सबने मेरा धन्यवाद किया कि तुमने हमारा साहस और हिम्मत बढ़ाई और इस जालिम औरत से हमें बचाया, नहीं तो हम सारी जिंदगी इसका जुल्म बर्दाश्त करते रहते। वो लड़का जो सामान लाया करता था, उसकी उम्र महज 30 साल थी। उसका नाम राकेश था। मैंने उसके साथ शादी कर ली। आज हम दोनों एक साथ ही रहते हैं और खुश हैं। हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। शायद यही हमारी किस्मत में लिखा था। मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे एक हिसाब अपने ताऊजी से भी लेना था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।